हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिशनल नोशंस एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अंदर ही ये टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट ऑफ अभी मतलब क्या है इसका ट्रेडिशनल नोशंस एक्सटर्नल क्लियर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी रीड एंड हियर अबाउट सिक्योरिटी वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल नेशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्शंस ऑफ सिक्योरिटी। तो जब भी सिक्योरिटी की बात होती है तो इसका मतलब ये होता है पाकिस्तान से सिक्योर रहो, अफगानिस्तान से रहो, चाइना से रहो, राइट। ये तो होता नहीं है कि चोरों से रहो, राइट। सिंपल सी बात है। ये कहना चाह रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में, ठीक है। In the traditional concept of security, the greatest danger to a country is from military threats. तो मिलिट्री थ्रेट से हमें बचना है, कोई बम ना गिरा दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे, है ना। हम इनसे ज्यादा नहीं घबराते कि भाई कोरोना वायरस फैला दे, है ना। हाँ, अब घबराने लगे हैं क्योंकि हमारा मल्टी डायमेंशनल व्यू हो गया है कि और भी चीजें खतरनाक है भाई। तो वो नॉन ट्रेडिशनल में दोस्तों हम पढ़ेंगे। अभी तो ट्रेडिशनल देख रहे हैं, ट्रेडिशनल के अंदर आते हैं मिलिट्री थ्रेट्स। द सोर्स ऑफ दिस डेंजर इज अनदर कंट्री विच बाय थ्रेटनिंग मिलिट्री एक्शन एंडेंजर्स द कोर वैल्यूज ऑफ, ध्यान रखो तीन वर्ड, सॉवरेनिटी, ठीक है ना, इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। आपका अधिकार अपने देश पे, है ना। सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, आपकी फ्रीडम, आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, पता चले आपका कोई पार्टी ले जाए वो, है ना, कंट्री का। ये कोर वैल्यूज हैं दोस्तों, जो हमें डर लगा रहता है कि कोई और कंट्री मिलिट्री एक्शन से चुरा ना ले। ठीक है। हमने हिस्टोरिकली भी देखा है कि काफी इसमें इश्यूज रहे हैं, राइट। फॉर एग्जांपल 1947 1948 में पाकिस्तान कश्मीर आधा पार्ट ले गया, है ना। मिलिट्री एक्शन ऑल्सो endangers द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स। गोला जब गिरता है तो सिर्फ मिलिट्री वाले नहीं मरते, आर्मी वाले नहीं मरते, आम इंसान भी मरता है। इट इज अनलाइकली दैट इन ए वॉर ओनली सोल्जर्स विल बी हर्ट और किल्ड। पहले होता था दोस्तों, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 से वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, कि सिर्फ आर्मी वाले मरते थे। अब दुनिया बदल गई है। वैसे तो पहले भी इन एग्जाम्पल है, आपको याद होगा नादिर शाह वगैरह का अटैक, है ना। ये सब आपने पढ़ा होगा आई होप हिस्ट्री में, जहाँ पे सिविलियंस भी मरे। तो पहले भी मरते थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद तो ऐसा होने लगा कि सिविलियंस पे हमला पहले होता है। जैसे यूक्रेन में देखो, सिविलियंस पे अटैक करके क्या होता है कि देश की कमर तोड़ दी जाती है। फिर सिटीजन्स अपनी गवर्नमेंट को बोलते हैं भाई युद्ध मत करो, पीस करो, पीस करो, जो वो मांग रहा है कर दो, है ना। तो अब ऑर्डिनरी सिटीजन पे हमला होता है। क्वाइट ऑफन ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन आर मेड टारगेट्स ऑफ वॉर टू ब्रेक देयर सपोर्ट ऑफ द वॉर। ठीक है, बेसिकली सपोर्ट तोड़ना होता है दोस्तों। इसलिए अब तो दुनिया बदल गई है। अब तो ये है कि ऑर्डिनरी सिटीजन को पहले मारो, मिलिट्री को बाद में मारो, है ना। ये भी चल रही है दुनिया में चीजें। इन रिस्पॉन्डिंग टू द थ्रेट ऑफ वॉर, अ गवर्नमेंट हैज थ्री बेसिक चॉइसेस। तीन चॉइस होती है गवर्नमेंट के पास। एक तो सरेंडर कर दो चुपचाप, है ना, हार मान ली भाई, हम नहीं लड़ सकते। दूसरा है टू प्रिवेंट द अदर साइड फ्रॉम अटैकिंग बाय प्रॉमिसिंग टू रेज द कॉस्ट ऑफ वॉर टू एन अनएक्सेप्टेबल लेवल। तो लड़ाई करते रहो, लड़ाई करते रहो, और वॉर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा दो अनएक्सेप्टेबल लेवल पे। एंड टू डिफेंड इट सेल्फ वेन वॉर एक्चुअली ब्रेक्स आउट, सो एज टू डिनाई द अटैकिंग कंट्री इट्स ऑब्जेक्टिव एंड टू टर्न बैक और डिफीट द अटैकिंग फोर्सेज ऑल टुगेदर। तो तीन चीजें हैं। सेकंड और थर्ड में अगर आप कंफ्यूज हो, फर्स्ट तो आप समझिए, ये सरेंडर कर लो। सेकंड ये है कि अपने आप को इतना शक्तिशाली बना दो, इतना शक्तिशाली बना दो कि दूसरा कंट्री सोच ही ना सके आप पे अटैक करने का। जैसे यूएसए है, जैसे चाइना है, इतने स्ट्रांग है अभी, है ना, और रशिया भी है। तीसरा है टू डिफेंड इटसेल्फ व्हेन वॉर एक्चुअली ब्रेक्स आउट। ठीक है, जब वॉर एक्चुअली ब्रेक हो तब युद्ध पे जाओ और दूसरे कंट्री को हराओ, है ना। ये तीसरा पॉइंट है। गवर्नमेंट्स may choose to surrender when actually confronted by war, but they will not advertise this as the policy of the country। आप बोलोगे ऐसी कौन सी कंट्री है जो सरेंडर करे। अरे भैया, युद्ध में काफी सारी चीजें तो उनमें रूम्स के अंदर डिस्कशन चल रहे होते हैं, डिप्लोमेट्स के बीच में, हेड ऑफ द स्टेट्स के बीच में, है ना। तो वहां पे काफी गवर्नमेंट्स बोल देते भाई हम हार मान लेंगे चुपके से। हिस्ट्री में आपको काफी सारे इसके एग्जांपल्स दिखे भी हैं। Therefore, security policy is concerned with preventing war, which is called deterrence। ठीक है, वर्ड लिख लो deterrence, अंडरलाइन कर लो अपने उसमें। एंड विद लिमिटिंग और एंडिंग वॉर विच इज कॉल्ड एज डिफेंस। ठीक है, तो सिक्योरिटी पॉलिसी जो होती है, इट इज कंसर्न विद प्रिवेंटिंग वॉर, जिसको डिटरेंस कहते हैं, कि इतने स्ट्रांग बनो कि अटैक ही ना कर पाए। ठीक है, डिटरेंस। एंड विद लिमिटिंग और एंडिंग वॉर, ये है डिफेंस के अंदर आता है। ठीक है।
ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हैज अ थर्ड कंपोनेंट कॉल्ड बैलेंस ऑफ पावर। एक और चीज है बैलेंस ऑफ पावर, जिसको हम पढ़ेंगे। आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। डिटरेंस मतलब है कि कि वॉर ना हो, प्रिवेंटिंग वॉर, है ना, कंसर्न विद प्रिवेंटिंग वॉर। जैसे न्यूक्लियर वेपन रख लेना, तो आप पे कोई अटैक करेगा ही नहीं, तो ये न्यूक्लियर डिटरेंस है। विद लिमिटिंग वॉर एंडिंग वॉर इज डिफेंस। उसके बाद बैलेंस ऑफ पावर, जो अब अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये बंदे को पढ़ लेते हैं पहले। वॉर इज ऑल अबाउट इनसिक्योरिटी, डिस्ट्रक्शन एंड डेथ। हाउ कैन अ वॉर मेक एनीवन सिक्योर? तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके आंसर दोनों तरफ हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जैसे बांग्लादेश का इशू था, वो इतना बड़ा हो गया था, इतना बड़ा हो गया था, अगर हम युद्ध ना लड़ते तो आज इंडिया और ट्रबल में होता। इसलिए कभी कभी वॉर जस्टिफाइड होती है। कभी कभी मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, कभी कभी, है ना, हमेशा नहीं। जैसे हिटलर को अटैक करना जस्टिफाइड था, अदरवाइज तो वो क्या हाल बना देता दुनिया का, है ना। तो ये चीजें हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि वॉर को अवॉइड करना चाहिए एट ऑल कॉस्ट। ये इकोनॉमी ऑफ वॉर, है ना, इकोनॉमी ऑफ वॉर का बना रखा है कि वॉर में खूब पैसा खर्च होता है, डॉलर से बना हुआ है ना। बैलेंस ऑफ पावर पढ़ते हैं दोस्तों। व्हेन कंट्रीज लुक अराउंड देम दे सी दैट सम कंट्रीज आर बिगर एंड स्ट्रॉन्गर। जब कंट्रीज देखते हैं कि काफी कंट्रीज बिग हैं और स्ट्रांग भी हैं, दिस इज द क्लू टू हु माइट बी अ थ्रेट इन द फ्यूचर। जैसे सामने वाला कंट्री बड़ा ही स्ट्रांग है ना, तो खतरा है, हम पे अटैक कर सकता है ना। हिस्ट्री भी रही है ऐसी कि बड़ी बड़ी पावर्स अटैक कर देती है। आपको मगध का याद होगा, मगध जो है 16 महाजनपदा को खा गया था। फॉर इंस्टेंस अ नेबरिंग कंट्री मे नॉट से इट इज प्रिपेयरिंग फॉर अटैक। देखो दोस्तों, कोई कंट्री है जो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर रहा है, अपनी नई नई मिसाइलें टेस्ट कर रहा है, बच के रहो उससे। जैसे आजकल नॉर्थ कोरिया बहुत टेस्ट कर रहा है, तो जापान और साउथ कोरिया बहुत घबराए हुए हैं, नींद नहीं आती उनको रात को। देयर मे बी नो ऑब्वियस रीजन फॉर अटैक। ये देख रहे हो आप, कोई रीजन नहीं होता अटैक करने का, कोई रीजन नहीं होता दोस्तों। काफी बार अगर देखो तो लालच, काफी बार आपको इलेक्शन जीतने होते हैं, है ना। काफी बार कोई ऐसे कुछ बहुत हमें पैसा जनरेट करना है, उसका तरीका, पैसा जनरेट करने का भी बहुत बढ़िया तरीका है वॉर। इससे इकोनॉमी चलती है दोस्तों। यूएस की तो इकोनॉमी इसी पे चल रही है दोस्तों, है ना, कि बड़ी बड़ी मिलिट्री इंडस्ट्री है, तो उसे हर कुछ साल बाद अटैक करना ही होता है, या किसी ना किसी को अपने वेपन सेल करने ही होते हैं। तो वरना तो यूएसए तो चल ही नहीं सकता, रिसेशन आ जाएगा वहां पे। ठीक है। बट द फैक्ट दैट दिस कंट्री इज वेरी पावरफुल इज अ साइन दैट एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर इट मे चूज टू बी एग्रेसिव। तो हम इसलिए साथ वाले कंट्रीज बच के रहते हैं। गवर्नमेंट्स आर देयरफॉर वेरी सेंसिटिव टू द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन देयर कंट्री एंड द अदर कंट्रीज। तो बैलेंस ऑफ पावर बना के रखती हैं। जैसे जापान जो है, यूएसए से अच्छे रिश्ते रखे हुए हैं, कि अगर कभी नॉर्थ कोरिया ने कुछ करा, चाइना ने कुछ करा, तो यूएसए है हमारे साथ, है ना। तो बैलेंस ऑफ पावर बनाने की कोशिश करते हैं, या जापान अपने वेपन और बनाएगा, है ना। अपना कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज कर रहा है जापान, अगर आपको पता हो, जिससे वो सिर्फ पीस लविंग कंट्री नहीं है। They do work hard to maintain a favorable balance of power with other countries, especially those close by, those with whom they have differences, or with those they have had conflicts in the past. तो स्पेशली जिनसे कन्फ्लिक्ट रहते हैं, जैसे जापान और चाइना का बहुत कन्फ्लिक्ट रहा है हिस्टोरिकली। और चाइना आज तक जापान से बदला नहीं ले पाया, जो जापान ने चाइना के साथ करा था वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है, आज तक बदला नहीं ले पाया चाइना। तो ये जापान तो घबराए रहता है, पता नहीं कब अटैक कर दे चाइना, है ना। ये चीज़ है। तो ये तो बैलेंस ऑफ पावर के लिए जापान काफ़ी मेहनत कर रहा है। एक तो खुद भी स्ट्रांग बन रहा है, साथ साथ नाटो जो कंट्रीज है उनके साथ जुड़ के एक्सरसाइज करता रहता है। इंडिया के साथ मालाबार एक्सरसाइज करता है दोस्तों, है ना। अ गुड पार्ट ऑफ मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ पावर इज टू बिल्ड अप वंस मिलिट्री पावर। ऑल्दो इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल पावर आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सिंस दे आर द बेसिस फॉर मिलिट्री पावर। तो मिलिट्री पावर पर फोकस काफ़ी कंट्रीज रखते हैं। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल पावर भी स्ट्रांग होना चाहिए। ये अपने नोट्स में लिख लेना दोस्तों। सिर्फ मिलिट्री पावर स्ट्रांग होने से कुछ नहीं होता, आपकी इकोनॉमी और टेक्नोलॉजिकली भी आप आगे होने चाहिए हो। रशिया में अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है कि वो इकोनॉमिकली और टेक्निकली आगे नहीं है, इसलिए वो वॉर ना पूरी तरीके से जीत नहीं पा रहा यूक्रेन में। अगर अमेरिका होता ना, अभी तक यूक्रेन को साफ कर देता, क्योंकि वो इकोनॉमिकली, टेक्निकली और कल्चरली इन सब वेज में काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक है। तो और एक और चीज़ क्या होती है, आपकी जब इकोनॉमिकली और टेक्निकली आप काफ़ी सॉलिड हो,
तो आपके पास पैसा रहता है, आपके पास टेक्नोलॉजी रहती है, जिससे आपकी मिलिट्री और इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आई होप पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। A fourth and related component of traditional security is an alliance building। तो अभी हमने देखा एक तरीका है, आप अपनी मिलिट्री बढ़ा लो। दूसरा तो एक और तरीका क्या है, अलायंसेस करो, अलायंसेस। An alliance is a coalition of states that coordinate their actions to differ और डिफेंड अगेंस्ट मिलिट्री अटैक। जैसे नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो अलायंस है, अलायंस काफ़ी बड़े बड़े कंट्रीज का है ना। मोस्ट अलायंसेज आर फॉर्मलाइज्ड इन रिटर्न ट्रीटीज एंड आर बेस्ड ऑन अ फेयरली क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हु कंस्टिट्यूट्स द थ्रेट। ठीक है, जैसे नाटो की कंट्रीज सब ये मानते हैं कि चाइना और रशिया थ्रेट है, स्पेशली रशिया। और अब ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज जो हैं वो भी नाटो में जुड़ने का सोच रहे हैं यूक्रेन अटैक के बाद। Countries form alliances to increase their effective power relative to another country or alliance। तो अब अलायंसेस ज्वाइन करते हैं कि जैसे वर्ल्ड कोल्ड वॉर के टाइम हुआ था, या तो यूएसएसआर ज्वाइन कर लो या यूएसए को ज्वाइन कर लो, है ना, जिससे आपकी आइडियोलॉजी मिलती है। लेकिन किसी ना किसी को ज्वाइन करना ज़रूरी था, जिससे आपको प्रोटेक्शन मिली रहे, स्पेशली अपने नेबरिंग कंट्री से, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं कि इंडिया जो है यूएसएसआर के क्लोज था, पाकिस्तान यूएसए के। तो देखो दोनों नेबरिंग कंट्रीज हैं, लेकिन अलग अलग अलायंसेस के क्लोज थे। अलायंसेज आर बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट एंड कैन चेंज व्हेन नेशनल इंटरेस्ट चेंज। ठीक है, अलायंसेज भी आपके चेंज होते रहते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में आपको याद होगा, साइड्स काफ़ी कंट्रीज ने बदली, यूएसएसआर ने बदली अपनी साइड, इटली ने बदली अपनी साइड, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ये है, यूएस बैक्ड द इस्लामिक मिलिटेंट्स इन अफगानिस्तान अगेंस्ट द सोवियत यूनियन इन द 1980s। तो दोस्तों ये जो 1979 में क्या करा था, सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में अटैक कर दिया था। तो इसमें यूएसए ने खूब सारा पैसा, खूब सारे बम दिए थे मुजाहिदीन को, ठीक है, ओसामा बिन लादेन को उस टाइम में 1980 में। और जब सोवियत यूनियन को भगा दिया, तो वो जो बम वगैरह जो थे अल कायदा के पास, मुजाहिदीन के पास, उन्होंने उसी बम से अमेरिका पे अटैक करा। तो अमेरिका ने साइड चेंज करी, अमेरिका ने अफगानिस्तान पे अटैक करा। तो साइड्स भी बदलती रहती हैं, ये समझाने का मतलब है। Later attacked them when Al Qaeda, a group of Islamic militants led by Osama bin Laden, launched terrorist attacks against America on 11 September 2001। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले तो यूएस सपोर्ट कर रहा है इस्लामिक मिलिटेंट्स को, अब उन्हीं को अटैक कर रहा है। In the traditional view of security, then most threats to a country's security come from outside its borders। ये अपने नोट्स में लिख लेना कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का मतलब ही ये है, अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए आपको समझ में ना आ रहा हो, इसका मतलब ये है कि अपने देश को दूसरे कंट्री से बचा के रखो, ये है बेसिक। और यही लोगों के दिमाग में भी घुसा हुआ है आज भी, है ना। पाकिस्तान करते रहते हैं, चाइना करते रहते हैं, है ना। जबकि उससे बड़े बड़े थ्रेट्स हैं भारत में, करप्शन है, ये हेल्थ इश्यूज हैं, है ना, बहुत कुछ है। चलिए हम आगे चलते हैं। दैट इज बिकॉज द इंटरनेशनल सिस्टम इज अ rather brutal arena in which there is no central authority capable of controlling behavior। और दोस्तों डरना भी चाहिए पाकिस्तान, चाइना और बाकी कंट्रीज से और पूरी दुनिया को। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। यूनाइटेड नेशन जो है वो किसी नेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अपने देश की सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी बचाए रखनी होती है हर देश को। Within a country, the threat of violence is regulated by an acknowledged central authority, the government। देखो, अगर कुछ इंडिया में कुछ इशू होता है तो सर पार्लियामेंट देख लेगा, सुप्रीम कोर्ट देख लेगा, पुलिस देख लेगी, मिलिट्री देख लेगा, कोई तो देख लेगा। लेकिन जब पाकिस्तान अटैक करेगा तो कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, इंडिया को खुद को बचाना पड़ेगा। ठीक है, इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स देर इज नो एक्नॉलेज सेंट्रल अथॉरिटी दैट स्टैंड्स अबव एवरीवन एल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, यूनाइटेड नेशंस ऐसी अथॉरिटी बनना चाह रही है, लेकिन वो ऐसी अथॉरिटी या ऑर्गेनाइजेशन अभी नहीं है। इट इज टेम्पटिंग टू थिंक दैट द यूनाइटेड नेशंस इज सच एन अथॉरिटी और कुड बिकम सच एन इंस्टीट्यूशन, पर ऐसा नहीं है। However, as presently constituted, the UN is a creature of its members and has authority only to the extent that membership allows it to have authority and obeys it। तो यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, क्या कर लिया यूएन ने? कुछ नहीं करा, निंदा करने के अलावा कुछ करा। और यूएस और रशिया जो है वो तो परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, राइट। सो इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स ईच कंट्री हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन सिक्योरिटी। जैसे बोला जाता है ना, यात्री अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, ऐसे ही हर कंट्री अपने सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी का खुद जिम्मेदार है। ये दोस्तों न्यूक्लियर पावर क्लब है, ये कंट्रीज बैठे हैं, आप ही बताइए कौन से कंट्रीज हैं। और यहाँ नॉर्थ कोरिया, ईरान आने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिगरेट अपनी उड़ा रहे हैं, पर बिग कंट्रीज को पसंद नहीं आ रहा है। इससे आपको क्या समझ में आता है? हाउ डू द बिग पावर्स रिएक्ट व्हेन न्यू कंट्रीज क्लेम न्यूक्लियर स्टेटस? खुद तो हजार हजार
न्यूक्लियर बम बना के बैठे हुए हैं यूएसए एंड रशिया, कोई और एक बम बना दे, इनकी हवा निकल जाती है। ऑन व्हाट बेसिस कैन वी से दैट सम कंट्रीज कैन बी ट्रस्टेड विद न्यूक्लियर वेपन्स व्हाइल अदर्स कांट बी? किस बेसिस पे कह सकते हो कि ईरान तो मैच्योर स्टेट नहीं है, पाकिस्तान तो मैच्योर स्टेट नहीं है, लेकिन चाइना मैच्योर स्टेट है या यूएसए मैच्योर स्टेट है? कैसे कह सकते हो ये? यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछना चाह रहे हैं ये एनसीईआरटी में। तो आई होप आपको ट्रेडिशनल नोशन एक्सटर्नल एक्सटर्नल वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में हम इंटरनल इश्यूज देखेंगे ट्रेडिशनल नोशन में। थैंक यू।